Hello everyone. Today we discuss about the equilibrium chapter. This is the last chapter for the book first. What is the equilibrium? Equilibrium क्या है? Equilibrium is a state. ये एक ऐसा state होता है in which rate of forward is equal to rate of backward. ये एक ऐसा फिजिकल स्टेट होता है, ऐसा एक स्टेट होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्विवेलेंट होता है. बट द इक्विलिब्रियम्स मीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो. हम इसको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं. इक्विलिब्रियम इज मोस्टली स्टेबलाइज्ड इन द टू फॉर्म्स. वन इज द केमिकली एंड अदर इज ए फिजिकली. अगर हम फिजिकली बात करें या फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, और एक होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग को स्टडी करना है. और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग फर्दर फिर डिवाइड करके सेकेंड पार्ट जो पढ़ेंगे जो है आयनिक इक्विलिब्रियम. तो ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें, व्हाट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस. जो भी हमारे फिजिकल प्रोसेस है, जैसे आइस इज कन्वर्ट्स इनटू liquid and liquid is converts into ice, या liquid is converts into vapor and vapor is converts into liquid. एंड दिस इज द स्टेट. अगर यहाँ पे मैं बात किया तो ये क्या हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम्स कराता है. एंड दैट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात किया, द इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड इन फिजिकल प्रोसेस. जितने भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं, अगर उसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो दैट इज called physical equilibrium. उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. एंड इफ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस, अगर हम केमिकल प्रोसेस में बात करें, स्टेबलाइज्ड इन केमिकल प्रोसेस, किसी केमिकल प्रोसेस में अगर हम स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्या? इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. बट हमारा जो मोटा मोटी केमिकल इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम को हम इंडिकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल हेडेड एरो. हम डबल एरो यूज करते हैं. मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? हम इंडिकेटेड बाय ए एरो एंड दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप. When I'm talking about the substance is A and this is the B, everyone know about the this arrow. This is the half arrow which are explain about the forward reaction. इसी को हम RF भी कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है. एंड दिस इज द बैकवर्ड, RB. आप लोग पढ़े होंगे क्या? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल में आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो इक्वेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा A इज कन्वर्ट्स इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्ट्स इनटू A. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आ सकता, तो हम इसलिए कहते हैं क्या ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. लेकिन रिवर्सिबल में बात करूं अगर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें reactant is converts into product and the product is converts into reactant. But in the case of the equilibrium is that condition, it is of that conditions where the A is completely converts into B and P is completely converts into A. मतलब अगर आपके पास ऐसे कोई चीज, कोई सब्सटेंस A है, वो B में भी बन जाएगा और B वाला C में. अगर आप इसको देखेंगे, देयर आर नो चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन, देयर आर नो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, लेकिन अपने आप ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा. तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे क्या? दिस इज द इक्विलिब्रियम. और हमें जैसे हमको पढ़ना है क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन हम जैसे कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, मोस्टली अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे हम लोग बात किया क्या? इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड लिक्विड. अगर किसी सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर कोई इक्विलिब्रियम होता है, जैसे मैंने कहा कोई सॉलिड इज कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड
and liquid is converts into solid. This types of physical equilibrium is called fusion equilibrium. ये जो E Q जो हम लोग ये शॉर्टकट लिख रहे हैं E Q B के पावर M, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम. ओके, तो एक होता है हमारा क्या, फ्यूजन इक्विलिब्रियम. फ्यूजन इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वाला सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है. अगर हम दूसरा बात करें बी, जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम्स बिटवीन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर, और उसके वेपर में अगर हम बात करें, जैसे हम लोग पढ़ोगे, अगर हम किसी लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, गैस में, और गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन करके क्या हो रहे हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ऐसे इक्विलिब्रियम ये भी क्या है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम. देखो कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल में जा रहा है और दूसरा फिजिकल स्टेट पहले फिजिकल स्टेट में वापस बैक हो जा रहा है, तो इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे. लेकिन इसको पार्टिकुलरली हम लोग बोलेंगे क्या, वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम. ऐसे ही अगर मैं सेकेंड बताऊं, थर्ड, जैसे मैंने एक बात किया, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसमें अगर हम बात किया, मतलब अगर मैं ले लिया कोई सॉल्यूट जो किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो हो जाए सॉल्यूट किस में आ जाए, एक्वा सॉल्यूशन में आ जाता है, तो दैट्स कंडीशन हम कहेंगे क्या, दिस इज द सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम. उससे हम सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम कहेंगे. ये सब एग्जांपल है हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम, बट हमें नॉर्मली क्या करना है, इसको पढ़ना है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होगा. ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे, मेरी बात सबको समझ आ रहा है, ठीक है. तो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम का बड़ा इंपॉर्टेंट है, it is that types of equilibriums where the reactant is converts into product and the product is also converts into reactant, that is reversible reaction. But here the rate of forward, अगर मैंने कहा let us suppose a reactant is A and B and it converts into C plus D and it is represented by a arrow, this is the equilibrium arrow, ठीक है. And this conditions, this is the half forward arrow, this is the RF and this is the RB, backward reaction. If I am talking about the chemical equilibrium, it is that types of equilibriums where the rate of forward reaction, it's mean RF is equal to rate of backward reaction, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, RB. तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. इन द केस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ बैकवर्ड. इन दिस इक्वेशन एक कंक्लूजन यही आता है हमारा क्या, 10 केमिकल इक्विलिब्रियम. ये जो हमारा केमिकल एक इक्विलिब्रियम है, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है. रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टेट एट विच बोथ फॉरवर्ड and backward reaction occur at the same speed. मतलब जिस तरह हमारा रिएक्टेंट, जो हमारा रिएक्टेंट है,
अगर मैं बात किया जो रिएक्टेंट हमारा ए और बी, जितनी तेजी से हमारा प्रोडक्ट की ओर सी और डी बन रहा है, उतनी तेजी से हमारा क्या करेगा, उतना ही समय से क्या करेगा, ये हमारा बैक भी होता है। तो इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे तब हम कहेंगे क्या, दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम पे बात करेंगे। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक, it is a dynamic process, it is a dynamic conditions, it is a not a static in nature। ये static in nature नहीं होता है, क्या है, dynamic in nature होता है। और when I'm talking about the forward reactions of the graph, अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करा, दिस इज अ ग्राफ। अगर मैं बात किया, यहाँ पे मैंने दिखाया रेट, ये हमारा क्या है, रेट। और मैंने कहा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड में ध्यान देना, ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी, और ये एरो हमारा क्या बताएगा, ठीक है, दिस रिएक्शन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड बताता है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में बात करता है। तो यहां ध्यान देना, ये कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, एक समय क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ समय रेट ऑफ फॉरवर्ड जब होगा तो हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बताएं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड का जो ग्राफ ऐसे आएगा आपको, तो ये है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसका ग्राफ क्या होगा, ये दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। एंड दिस पोस्ट, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट। इट्स मीन आर एफ इक्वल टू आर बी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर मैंने कहा कोई रिएक्टेंट ए इज कन्वर्ट्स इनटू बी, ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिवर्सिबल है, तो वह रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट का जो स्पीड है, जो रिएक्टेंट का स्पीड है वो प्रोडक्ट के स्पीड के इक्वल हो, तब हम ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। बात यहां तक सबको क्लियर, ठीक है। और यहां टाइम लिख देता हूं क्योंकि टाइम साथ चलेगा, क्योंकि रेट है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इसके न्यूमेरिकल को भी समझ नहीं पाते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब वो फॉलोइंग स्टेट से अगर हम बात करें कि जो इक्विलिब्रियम होते हैं, मैंने कहा क्या, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज बिलो। जैसे मैंने फर्स्ट बोला आपको, पहला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी achieved if a reversible reaction is carried out in a closed vessel। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछा जाता है। कोई भी अगर इक्विलिब्रियम अगर हो रहा है, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर हमारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहे हैं, तो पहली बात याद रखना, हमारे जो सिस्टम होते हैं, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, सिस्टम है 3 टाइप्स। एक ओपन सिस्टम पढ़े होंगे, क्लोज सिस्टम पढ़े होंगे, और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े होंगे। जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा तो याद रख लेना, we know that when the open system is that type of system where the mass and energy both are exchangeable to surrounding। अगर तुम ही सोचो, अगर हमने कहा कि मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम ए है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बी में, और बी कन्वर्ट सी में आ रहा है, मतलब बी इज कन्वर्ट इनटू ए। तो अगर मैंने कहा ये क्या है, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ स्टेट, या ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ओपन है, तो जब ओपन सिस्टम रहेगा तो कभी भी वो इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकता, कभी वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा अगर ए इज कन्वर्ट्स इनटू बी में जाएगा, तो क्योंकि ओपन सिस्टम की मतलब क्या होगा, ओपन सिस्टम वे होते हैं जहां मास और एनर्जी बोथ आर एक्सचेंजेबल टू द सराउंडिंग। जब मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंजेबल हो जाए, तो द मास ऑफ द बी इज नॉट एज ए कांस्टेंट
ठीक है, और ये फर्दर अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा कोई ऐसा रिएक्शन हुआ, और जैसे मैंने कहा HCl, अगर मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम है तो H2 + Cl2 गैस बन गया। अगर ये गैस बन गया तो क्या ये वापस इसमें आएंगे? क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम ओपन रहा, ओपन सिस्टम रहा, तो ये गैस क्या होंगे, उड़ के बाहर निकल जाएंगे, मतलब रिलीज होके बाहर निकल जाएंगे। जब ये बाहर निकल जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम सो ही नहीं करेगा। और दूसरी बात, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या, न मास और एनर्जी कोनो एक्सचेंज नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हियर वी यूज द क्लोज स्पेस या क्लोज सिस्टम। मतलब फॉर द इक्विलिब्रियम, जो पहला इसका प्रोसेस हमारा है इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं रखे रहिएगा, जितना मैं लिख रहा हूं उसको अच्छे से एकदम अपने से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट can only be achieved if, पहली बात तो ए रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन is carried out in close space या क्लोज सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो भी एग्जाम आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, विच टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा भी है, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एवरीवन नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। कभी भी इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, 0 पाया जाता है। मतलब डेल्टा जी एवरीवन नो अबाउट द गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ऑलवेज क्या रहेंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0। कभी भी इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम एक क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। और एक चीज होता है, इक्विलिब्रियम किसके द्वारा अटेंड कर सकते हैं, तो याद रखना, इक्विलिब्रियम्स कैन बी अटेंड फ्रॉम द आइदर साइड्स, वट एवर इट इज रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड्स, ये दोनों साइड से किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम हम अटेंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉलेजफुल रखना चाहिए, ठीक है। ये बात सुनो, इसको भी लिख देता हूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम्स कैन बी अटेंड फ्रॉम either side, that is from the side of product, side of products और रिएक्टेंट, किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अटेंड किया जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि नहीं रिएक्टेंट इज कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में हो, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं कहूंगा क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला हम बताएंगे, दूसरा आप। पहला क्या है,
होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये भी हम लोग क्या है क्लास जो पीछे वाला सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। सिस्टम हैव टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस टाइप सिस्टम। उसी तरह हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन टाइप होते हैं। होमोजीनियस हम किसे कहेंगे, तो ये एकदम बस एक वर्ड में बड़ा स्मॉलेस्ट यूनिट। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा प्रोडक्ट, मतलब ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर द प्रेजेंट इन द सेम फेज, मतलब ओनली वन फेज, मतलब एक स्टेट में, मतलब दैट इज ओनली वन फिजिकल स्टेट, उनका एक ही फिजिकल स्टेट में रहेगा। कौन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या करेंगे, ठीक है, एक ही फिजिकल स्टेट में पाए जाएंगे। लेट्स एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने ला H2, ये क्या हो, गैस, प्लस I2, ये भी क्या है हमारा गैस, दिस इज द इक्विलिब्रियम एरो, एंड वी फॉर्म 2HI, ये भी क्या है हमारा गैसियस। क्या हम देख रहे हैं कि H2 क्या है गैस, I2 भी क्या है गैस, और HI जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या है गैसियस। तो हम कहेंगे दिस इज द विच टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज ए होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है। ओके, यू गॉट द पॉइंट्स कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, तो दिस इज द होमोजीनियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एंड when talking about the heterogeneous, heterogeneous क्या मतलब हो गया, क्या, मोर देन वन फेज, जिसमें एक से ज्यादा फेज हो, तो उसे कहेंगे क्या, जिसमें रिएक्टेंट मतलब कर सकते हैं दैट इज मोर देन वन फिजिकल स्टेट, जिसमें फिजिकल स्टेट क्या हो, चेंजेबल हो। जरूरी नहीं है कि आपका सबका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही स्टेट में हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, CaCO3, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में होता है। जब ये ब्रेक होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, CaO, ये किस में होता है हमारा सॉलिड, लेकिन जो गैस निकलता है वो CO2 गैस, वो क्या होता है गैसियस स्टेट में होता है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एक चीज याद रखें, और कि कभी भी जो भी रिएक्शन लिखिएगा उसके फिजिकल स्टेट को आप जरूर दिखाइएगा, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रिएक्शन को आप इजिली कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और MgCO3, ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो बनाएगा MgO, ये किस फॉर्म में आ जाएगा सॉलिड, और प्लस एक निकल जाएगा क्या गैसियस में हमारा CO2। ओके, तो ये हमारा था क्या, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ chemical equilibrium, there are two types of chemical equilibrium, one is the homogeneous and other is a heterogeneous। तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे ध्यान दिएगा, होमोजीनियस हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या होमोजीनियस हम उस कंडीशन में भी बोल सकते हैं वेयर द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0। अगर हम चेंज इन मोल की बात करें, चेंज इन द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करें, मतलब जहां पे हम लोग बात करते हैं डेल्टा NG, यहां पे लिखते हैं क्या NP माइनस NR। मतलब अगर मैंने कहा अगर जो डेल्टा NG इक्वल टू अगर 0 आता है तो स्पेशली वो होमोजीनियस ही होता है। अगर मैंने कहा डेल्टा N नॉट इक्वल टू G है तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यू गॉट, बात समझ आ रहा है सबको। तो ये हमारा क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्या था, पहला स्टेट। तो अगर हम बात करें इसी के बेसिस पे हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल, जो मोल चेंजेस आते हैं उस पर अगर हम बात करें, तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो ये क्या नाम डेल्टा एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें जो केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर डेल्टा एन इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एन लेस देन 0, या दो केस और बन सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, अगर इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क पे आते हैं, जैसे ये केस फर्स्ट बन जाएगा आपका
केस सेकेंड बन जाएगा और ये केस थर्ड बन जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, चेंजेस होगा। तो ये था हमारा क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करता हूं, जहां से अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्टिव मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या है? अगर मैंने कहा एक्टिव मास किसे कहते हैं, बड़ी इजीली वर्ड है। अगर मैं इट इज डिफाइंड एज, अगर मैं डिफाइंड करता हूं, डिफाइंड एज व्हाट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या कहता है, तो याद करना मोलैरिटी। जो हमारा मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या, मोल, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। 1 मिनट, नंबर ऑफ मोल पर जो लीटर होता है, ठीक है, या पर वॉल्यूम जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पर लीटर्स, जो नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर्स, उसी को कहते हैं क्या, मोलरिटी वर्ड यूज करते हैं जो। तो मोलरिटी ही क्या है हमारा एक्टिव मास, क्योंकि मोलरिटी कैपिटल एम बराबर होता है एन अपॉन वी, और ये किस में होता है, लीटर में। तो यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, तो कहते हैं क्या, मोलरिटी को ही हम बोलते हैं एक्टिव मास, मतलब मोल पर लीटर को ही बोलते हैं क्या, एक्टिव मास। यू नो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, अगर किसी भी सब्सटेंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हमने इट इज डिफाइंड है, अगर हम आपको डिफाइंड डिफिनेशन दे देंगे तो हम यही बस बोलेंगे क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्टिव मास, उसी को हम एक्टिव मास कहते हैं, या हम यही कह सकते हैं मोलरिटी कॉल्ड एक्टिव मास। ठीक है, एंड यू नो एक्टिव मास, एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम लोग कहते हैं क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसी का नाम है क्या, इसी को हम लोग कॉल करते हैं, पुकारते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां ध्यान दिया, ये जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा क्या, एक रिएक्शन है, मैंने कहा एक कंपाउंड ए है, तो ये ए है, लेकिन अगर इसी ए को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं यही चीज क्या करूं, मैं ले लिया हूं, अगर इसके अंदर लिख दिया बी, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब इसको क्या बोलोगे, बी, मतलब जो भी इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा PCl5, इसका नाम क्या है, ये PCl5 है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन अगर मैं यही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। अगर मैं यही ले लिया NH3, इसका नाम अमोनिया, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो इसको कहेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ओके, तो ये माइंड में आप रखेंगे। तो ये क्या है, एक एक्टिव मास है। तो हमने क्या बताया आपको कि एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है, तो आपने बोला क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मास। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वो क्या हो गया, हमारा मोल पर लीटर वी में, अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब हो गया W/m/V, और ये L, ये क्या है, ये मोलैरिटी ही तो है। बात समझ आ रहा है, ये हमारा क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी बराबर W/m/V इंटू L। तो ये हमारा क्या है, मोलैरिटी। तो इसीलिए हम लोग एक्टिव मास किसे कहते हैं, दैट इज ए मोलैरिटी, मोलैरिटी को ही हम एक्टिव मास भी कहते हैं। ओके, एवरीवन गॉट द पॉइंट्स। आई होप यू नो अबाउट वेयर W is the weight of substance, M is the molecular या atomic mass of substance,
V is the volume of the solution. ओके, तो दिस इज अ एक्टिव मास. अब जब एक्टिव मास आपने पढ़ लिया, तो अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उस पे अब हम लोग फोकस करते हैं. ओके, दिस द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द, हम लोग बात करेंगे किस पे अब, लॉ ऑफ मास एक्शन. हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ मास एक्शन पे. ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? यू नो, लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे लग रहा है कोई साउथ का मूवी का कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन ये लॉ ऑफ मास एक्शन एक ऐसा लॉ है जो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करता है. कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे हैं उसके ऊपर बात करता है. तो इसको देने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, ठीक है, गुल्डबर्ग एंड वेग, इन्होंने क्या किया, 1864 में इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शंस, जो हमारे स्टेटमेंट होता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस और एक्सप्रेस बाय द दिस लॉ, इन्होंने बताया किसी रिएक्शन का क्या रेट होगा, किस रेट पे वो चलेगा, या उसका प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया. मतलब अगर हम बात करें, जो वुडवर्ग एंड वेग्स इन 1864, ठीक है, प्रेजेंट ए जर्नल स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ऑन द रिएक्शंस रेट. जो रिएक्शंस रेट है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट का जो मास है, उसके क्या एक्शन, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसका रेट है, क्या रेट है, क्या स्पीड है उस रिएक्शन का, उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, इस लॉ के द्वारा बताया. लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन. यू नो, ये क्या होता है, मतलब कि कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या कह सकते हैं द लॉ स्टेट दैट, अगर मैं एक वर्ड में बात करूं, अगर एक डिफिनेशन को ना कंप्लीट करके मैंने बस यही बोला, ठीक है, अगर मैं कहा कि अकॉर्डिंग, तो कहते हैं इन्होंने क्या क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ यही बताता है रेट ऑफ रिएक्शंस के. और रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है. लेकिन अब वहां पे वर्ड अगर हम यूज करते हैं, अगर एक रिस्पेक्टफुली जो डिफिनेशन दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे क्या, द रेट ऑफ ए रिएक्शन is proportional to the product of the active मास, वही मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने आपको बोल दिया, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट at that instance raised to power which are numerically equal to the number of their respective molecules in the stoichiometric equation called law of
मास एक्शन। ये एक स्टेटमेंट ऐसे वो कंप्लीटली आपको बस एक्सप्लेन किया है। उनका कहने का मतलब बस यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट टाइम दैट पावर या दैट स्टैकोमेट्रिक जो हमारा मोल्स होता है जो उत्पन्न होता है वहां पे जो प्रोड्यूस होता है वो उसके पावर पे हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल के साथ बात करें, जैसे मैंने कहा, लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर ए जनरल इक्वेशन। आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल इक्वेशन अगर मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा N1A प्लस N2B and this is the arrows, equilibrium arrows, M1C plus M2D. In this state, according to law of mass action, according to law of mass action, तब क्या लिखेंगे, रेट, जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और जो ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इसके पे क्या हो, राइज टू पावर। देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए के पावर N1 और बी के पावर क्या हो जाएगा, N2। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंड यू नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोपोर्शनल सिंबल ब्रेक करते हैं देन वी यूज ए कांस्टेंट दैट इज के, and this is the A N1 and B N2. This is a rate law expressions for according to the law of mass action. Okay, I provide some question related to the explaining the expression of the rate law। अगर मैं कुछ क्वेश्चन इस पे देता हूं तो उस पे लगाते हैं, देखते हैं, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ओके, गिव एग्जांपल। अगर एग्जांपल के रूप में बात किया, जैसे मैंने लिया आपको CaCO3 कन्वर्ट्स इनटू CaO प्लस CO2 गैस। इन दिस टाइम अगर हम बात करें जो रेट ला, तो मैंने कहा क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे। ओके, तब मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तब यहां हम कांस्टेंट लगाएंगे एक के, एंड दिस इज द CaCO3, इस तरह, ठीक है। एंड यू नो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया हूं ना, यही क्लास 12 में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपने पढ़ा भी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, यू नो अबाउट द रेट। रेट का मतलब जान रहे हैं कि नहीं आप लोग, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, या वो रिएक्टेंट का हो, आइदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नो प्रॉब्लम, बट उसके कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंजिंग हो रहा है विथ समय, विथ टाइम, टाइम के साथ अगर चेंजिंग हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो ये माइंड में आप रखे रहेगा, यही इसी चीज को कहता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है। जब ये 12th में तुम पढ़ने जाओगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे भी एक लॉ पढ़ोगे, रेट लॉ, जो इसी बात को अभी काटेगा वो। लेकिन अभी तक क्लास 11th आपके लिए उतना ही है, ठीक है, तो याद रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, ये हो गया हमारा। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ application of law of mass action।
अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, बाय द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, हम इस एप्लीकेशन से मदद करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, केसी की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन, या हाँ, फाइंड आउट केसी। कैसे हम किसी को फाइंड आउट करें, केसी निकालें कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट अस सपोज, लेट अस कंसीडर ए जनरल reaction, and the reaction is A plus B, it's converts into, and the rate of forward is equal to RF and converts into C plus D, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, बैकवर्ड। ओके, वी नो डैट, अगर मैं बात किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यू नो डैट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ, ये जो फॉरवर्ड है, जो फॉरवर्ड प्रोडक्ट बना है उसका रिएक्टेंट क्या है, ये, तो इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहां देख रहे हो 1 है, 1 मोल है, तो यहां पे देखो 1 है, उससे कोई पता नहीं चलेगा। ओके, एंड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, लिखेंगे के एफ। के एफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड similarly rate of backward reaction is proportional to मोलर का। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन अगर होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट ये हो जाएंगे उनके सी। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, अगर यही हम क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो सी और ये हो जाएगा डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब हम एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन रखेंगे, वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट्स मीन हम यहां क्या लिख सकते हैं, के एफ, यहां पे क्या हो सकता है, आर एफ इक्वल टू आर बी हो सकता है कि नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। हमारा जो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर ये लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। दिस इज, या हम लोग लिख सकते हैं के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और ये हो जाएगा नीचे बटे में आ जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यू नो द रेशियो, अगर हम आप बात बताएं, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड कांस्टेंट और बैकवर्ड कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इट्स मीन अगर मैं यहां बात किया, सिंस Kc is equal to Kf upon Kb, then Kc is equal to molar concentration of C and molar concentration of D,
upon molar concentration of A and B. This is the equilibrium and the Kc is the equilibrium constant. Where अगर हम बात करें where Kc क्या है, Kc क्या है हमारा, Kc is the equilibrium constant. ओके, अब यहां ध्यान देगा इस पे, और यहां पे हमारा ये क्या है Kc, तो हम अगर यहां बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of kf या रेट कांस्टेंट of forward and backward रिएक्शन. ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc क्या होता है, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है, Kc इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेशियो. मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या होता है, ये रेशियो. यू नो, अगर हम किसी का भी इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शन का Kc निकालना है आपको, ये बताओ ये क्या था, दिस इज द, यहां रहने, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है. तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये भी आपका याद रखिए, कोई भी आपको रिएक्शन मिलेगा आप इसको यूज करिएगा, बहुत बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाएगा. जैसे अगर मैं बोला PCl5 विच कन्वर्ट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2, आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए अगर कहे कि इसका Kc निकालिए, Kc एक्सप्रेशन कीजिए, तो Kc इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा PCl3 और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन Cl2 अपॉन PCl5 हो गया. ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया. ओके, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता चल रहा हूं, ठीक है, ये माइंड में आप रखे रहिएगा. तो ये हमारा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड था. जैसे ही आपको एग्जांपल दे दिया, क्या एग्जांपल आपसे पूछेगा क्या, एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग. एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे मैं एक आपको दे दे रहा हूं, 2NO2 कन्वर्ट्स इनटू N2 प्लस 3O2. यहां पे बात करें तो Kc इक्वल टू क्या होगा, ये प्रोडक्ट है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां देखो O2 के पावर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या, NO2 के पावर क्या हो जाएगा 2. ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा. बात यहां तक सबको समझ आ रहा है. अब यहां देखिए कुछ कंडीशन याद रखिएगा, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा और तब लेवल बढ़ाइए अपना, ठीक है. तो अगर यहां हम बात करेंगे, स्टार बना के नोट बना लीजिएगा, नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. क्या होता है कि कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जो जिसपे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है. अगर मैं कहा द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent of the following factors. कौन कौन से फैक्टर है, अब ध्यान दीजिएगा. पहला, इनिशियल concentration of reactant इन्वॉल्व. जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता, वो इंडिपेंडेंट रहेगा. दूसरा,
the direction of the direction from which the equilibrium has been attained. किसी को क्लियर नहीं रहेगा कि डायरेक्शन कहाँ होगा, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, वो कहीं से भी हो सकता है, या तो रिएक्टेंट्स हो सकता है, आपको मैं बताया ही था, ठीक है, जो ठीक है हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो दोनों साइड्स हो सकता है, या तो रिएक्टेंट्स हो सकता है, या तो प्रोडक्ट्स हो सकता है, या प्रोडक्ट्स हो सकता है, या रिएक्टेंट्स हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन लेकिन फिक्स नहीं रहता, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल्स, वो इनर मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, इन फॉलोइंग फैक्टरों पे क्या करता है, ये डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एसेशन रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं ये 4 टॉपिक पे फोकस करे रहिएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान रखना केसी का न्यूमेरिकल बेस्ड, अब हम लोग क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या कि आपको क्या बनेगा, क्वेश्चन देगा, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन डाउट पूछेगा, ठीक है, आपका केसी का कुछ लोग के साथ लोचा रहेगा भैया, रिएक्शन दिखाएगा आपको, ठीक है, आपको उसमें रिएक्शन दिखाएगा और कहेगा भैया बताइए ये कौन सा रिएक्शन किस टाइप का शो कर रहा है, तो उसके अलग अलग अपना केस होता है, अपना एक मोड होता है, ठीक है, जैसे हम अपना पहला मोड बता रहा हूं, द मोड, फर्स्ट मोड बता रहा हूं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन of the रिएक्शन। जैसे आपका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, जैसे आपको एक रिएक्शन दे देगा A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस D, और कह देगा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, K1 था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 अगर है, तो बताइए अगर ये रिएक्शन C प्लस D हो जाए और बना ले क्या A प्लस D बना लेता है, या A प्लस B बना लेता है, A प्लस B अगर बना लेता है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो बताइए कि K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप होगा। इससे ये क्या सीख रहे हैं आप, ये जो रिएक्शन दिखाया है, ये रिएक्शन जो दिखाया है पहला वाला, दूसरा रिएक्शन का जस्ट क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है उसका रिवर्स है कि नहीं, तो मतलब कि हमें पता है क्या, नाउ इफ द प्रोडक्ट आर मेड ऑफ रिएक्टेंट, अगर जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है और आर मेड ऑफ रिएक्टेंट, इफ इट क्या लिखे मोड ऑफ रिएक्टेंट, इट रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर उसका रिएक्शन क्या हो, रिवर्स्ड हो, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, तो बस कुछ करना नहीं है, ये जो हमारा K2 है, तब K2 बराबर 1/K1 हो जाएगा, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाता है। बात याद है, सबको समझ आ रहा है, तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा, तो रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा इसमें। अगर यही मोड हमारा क्या हो, दूसरा चेंज कर दें, इसके बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं, जो जैसे अगर मल्टीपल में बात करें, या डबल में बात करें, या ट्रिपल में बात करें, जो भी मोड में, ओके, ऐसे अगर रिएक्शन में शो करें, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, लेट सपोज जैसे मैंने कहा एन टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये भी गैसियस में कन्वर्ट्स इनटू क्या हो जाएगा, 2NH3 बना लेगा, क्या गैसियस में बना लेगा, ठीक है, और कहेगा क्या, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन क्या था K1, और मैंने दूसरा एक गया बना दिया 2NH3 जो गैसियस में, और ये ब्रेक हो गया किसमें, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, ठीक है, ये दिखा देगा क्या K2, तो कहेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द K1 एंड K2, जस्ट यू नो हियर द रिएक्टेंट
form the ammonia, and in these conditions the ammonia form the nitrogen gas and hydrogen, मतलब both are the reverse to each other. That's why K2 is equal to 1 upon K1 रिएक्शन शो करेगा ये। और इसको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग को। इसको न्यूमेरिकल भी मैं लगवाऊंगा, पहले मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है, तो ये माइंड में आप रखिएगा। अब मैं दूसरा मोड के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, दूसरा मोड के बाद है, ये मोड फर्स्ट था मेरा, अब दूसरा हो गया क्या, स्टैक्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे स्टैक्योमेट्रिक की कंडीशन मतलब अगर जैसे मैंने कहा A कन्वर्ट्स इनटू B, लेकिन नेक्स्ट वाला बता दिया 2A इज कन्वर्ट्स इनटू हाफ बाय 2B, तो ऐसे पार्ट में रिलेशनशिप तुमसे पूछेगा, ठीक है, मतलब कि ना रिएक्शन रिवर्स होगा ना कुछ होगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, हो सके मल्टीपल हो जाए या ठीक है डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में दिखाएगा। तो मतलब कह सकता है व्हेन ए रिएक्शन या व्हेन ए रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी राइट with the help of two or more stoichiometric equations, the value of equilibrium constant will be numerically effect या different in them cases। अगर हम कोई भी क्या बात करें, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं एक, जैसे मैंने कहा 2NO2 कन्वर्ट्स इनटू N2 गैसियस में होगा और ये 2O2 ये मैंने दे दिया, और मैंने कहा इसमें मैंने कहा इक्वेशन इसका क्या है, दिस इज द K1, या हमने कहा इसका KC है, KC की वैल्यू ये है। फिर मैंने क्या किया, दूसरा जब मैं रिएक्शन दिखाया वो हो गया क्या, N2 इज कन्वर्ट्स इनटू हाफ N2 प्लस हाफ O2, या बस O2 दिखाया, और मैंने कहा ये ध्यान देना बोथ आर द रिएक्शन इज केसी डैट कर दिया। अब मैं ऐसे कंडीशन में अगर आपसे बोला कि ध्यान दे रहे हैं आप, यहां पे हमारा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहा है सेम वही है, लेकिन इसके स्टैक्योमेट्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ 2 मोल था और यहाँ 1 मोल है, तो इसमें मोल में चेंजिंग हुआ, रिएक्शन देखो सेम है, रिएक्शन सेम है, बस कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, इसका मोल में नंबर ऑफ मोल में क्या है चेंजिंग है। ऐसे टाइप में मोड मिले तो इसमें क्या होगा, सिर्फ उसके न्यूमेरिकली में डिफरेंस होगा, ना कि उसके वैल्यू में, ये माइंड में आप रख लीजिएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में याद रखना, अगर जैसे बोले कि व्हेन द टू कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर्स, यहाँ पे देखो 2 के बीच में डिफरेंस है, हो सके 3 आ जाए 4 आ जाए ऐसे आ जाए, तो अगर 2 आता है तो हमने पता है क्या, तब के सी जो डैश होगा इक्वल टू इसकी क्या है, ये 1 का दुगुना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट के सी आ जाएगा, ये रिलेशनशिप आपका यूज होगा यहाँ। ओके, यहाँ पे अगर हम नोट बना के थोड़ा सा लिख दें, if a reversible reaction can be written with the help of two or more stoichiometric equation, so the value of equilibrium constant will be numerically different in these case। ओके, तो ये माइंड में आप रख लीजिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसके भी आते हैं, एक ये आपके सेकेंड टाइप्स के रिलेशनशिप हो गए, तो इसी टाइप में मोड आएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई,
अब जो इम्पोर्टेंट है उस पर तो भाई अब बहुत सारे न्यूमेरिकल आप अच्छा है। अब हम बात करेंगे आपसे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ये जो केपी है और केसी के बीच में हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसीडर कर लिया जाए। कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल होमोजीनियस रिएक्शन, जैसे N1A प्लस N2B कन्वर्ट्स इनटू M1C और M2D। इस कंडीशन में हमें तो पता है केसी कैसे निकालना है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकाले केपी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, इसका हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट्स सपोज या लेट्स द पार्शियल प्रेशर of various reactant and products B PA1 PB dot and PC and PD। ओके, यहां पे P अगर हम बात करें, यहां ये पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीसी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और पीडी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीडी। तो रिस्पेक्टिवली ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम पे तब हम कहेंगे क्या, तब हम कहेंगे केपी इक्वल टू, आपको ही पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो हम लोग लगाएंगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर क्या हो जाएगा M1, पार्शियल प्रेशर डी के पावर क्या हो जाएगा M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ए के पावर हो जाएगा N1, पार्शियल प्रेशर बी के पावर हो जाएगा N2, और इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे क्या, फर्स्ट। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ और हम लोग जानते हैं द वैल्यू ऑफ केसी, अगर हम केसी की वैल्यू जानते हैं फॉर द एबव रिएक्शन कैन बी, कैसे होता है, केसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के पावर M1 एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी के पावर M2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर N1 और बी के पावर N2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। But we know that what, ideal equation PV is equal to nRT होता है। क्या होता है आइडियल इक्वेशन, क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, या P इक्वल टू क्या होगा N/VRT। लिसन एवरीवन, ये जो मतलब N/V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, ठीक है, सब्सटेंस पर लीटर ही क्या कहलाता है, एक्टिव मास, या मतलब P इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा RT, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एक्टिव मास मल्टीप्लाई RT। वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, या हम कर दें क्या, सब्स्टिट्यूटिंग the value of partial pressure in equation first, तो हम लोग क्या पाए जाएंगे, तो पाया जाएगा क्या, we got the points, the Kp
Kp इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के पावर हो जाएगा क्या m1 और यहां हो जाएगा RT के पावर m1, फिर होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D के पावर m2 और ये हो जाएगा RT के पावर हो जाएगा क्या m2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर n1 और RT के पावर क्या हो जाएगा n1, फिर हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर n2 और RT की पावर क्या हो जाएगा n2, एंड देन वी नो दैट द Kp इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के पावर m1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D के पावर m2 और ये RT जब सेम हो जाएंगे तो ये RT की पावर क्या हो सकता है m1 प्लस m2 हो सकता है, और अपॉन ये कह सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A n1 और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हो जाएगा क्या n2 और यहां हो जाएगा क्या RT के पावर क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। ओके, अगर मैं क्या करूं, ठीक है, वी नो डैट जब हम Kp इक्वल टू, वी नो डैट ये हमारा जो ये पार्ट मैंने व्हाइट से दिखा दिया, ये हमारा क्या है, दिस इज द Kc, ये हमारा क्या है Kc, और हमने क्या किया, ये 1/RT है, तो जब हमारा क्या होता है, जब दो बेस सेम भी रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके पावर को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जब हमारे एक नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में पाया जाएगा तब, तो हम इसको लिख सकते हैं RT की पावर, ये देखो m1 प्लस m2 ये किसका है, ये हमारा किसके बराबर हो सकता है, ये रिएक्टेंट का है, तो क्या है ये नंबर ऑफ मोल, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या Np, ठीक है, और अपॉन RT ये n1 प्लस n2 किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर हो सकता है हमारा Nr, रिएक्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं Kp इक्वल टू Kc RT के पावर क्या हो सकता है Np अपॉन RT के पावर क्या हो जाएगा Nr। ओके, नेक्स्ट वी गॉट Kp इज इक्वल टू Kc RT के पावर हो जाएगा क्या Np माइनस Nr, या हम लोग लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा n। ओके, और यू नो दैट, ठीक है, आपको पता ही है क्या डेल्टा n क्या है, Np माइनस Nr है, बहुत सारी किताबों में आपको लिखा रहेगा Ng, वाई Ng लिखता है क्योंकि ये गैसियस स्टेट में, मतलब जो गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स आर काउंटेबल विच आर गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट में रहेंगे उन्हीं का काउंटेबल होगा, तो ये हो जाएगा क्या, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा Np माइनस सिग्मा Nr। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दिया, अगर आपको क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है, फिर से मैं आपको एक नया वीडियो बना के आपको मैं आप बता दूंगा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ n, यहाँ देखो ये जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, बट इन गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज में हो तब, अगर ये लिक्विड फेज में हो या, ठीक है, अगर सॉलिड फेज में हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू माना नहीं जाएगा, ये माइंड में आप रखिएगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये हमारा क्या है रिलेशनशिप, वी गॉट द रिलेशनशिप of Kp and Kc, तो the relationship Kp is equal to Kc RT के पावर डेल्टा n। We know that अगर हम यहां बात करें, ये हमारा जो, ठीक है, Kp और Kc बनाए, there are 3 cases, अब यहाँ पे 3 केसेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे ये फार्मूला मिला, अब यहाँ 3 केस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए मैं आपको तीनों की तीनों आपको सामने ही दिखा दे रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा क्या, ठीक है, व्हाट कंडीशंस Kp इज इक्वल टू Kc, या Kp इज ग्रेटर देन Kc, या Kp इज लेस देन Kc का, ये केसेस पूछे जाएंगे, और जब ये केसेस पूछे जाएंगे तो बस इसमें कुछ नहीं पकड़ना है, आपको ये पकड़ना है, अगर जहां दे रहे इफ, अगर मैं कहा यहां पे लिख दे रहा हूं इफ डेल्टा n इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा n की वैल्यू द चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैसियस स्टेट इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो, तो याद रखना, ऑलवेज याद रख लेना, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc होगा, क्या होगा Kp इज इक्वल टू Kc। जैसे एग्जांपल के साथ लेके चलता हूं, H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2HCl, ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है,
तो यहाँ पे कितने मोल है प्रोडक्ट में, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू एनपी माइनस एन आर फार्मूला होता है। तो जब एनपी माइनस एन आर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2 माइनस यहाँ मोल ऑफ 1 2 तो बराबर हो जाएगा कितना 0। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू हो गया 0। और जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गया तो केपी इज इक्वल टू के सी, आर टी के पावर क्या ले आएंगे, आर टी के पावर हो जाएगा 0 और किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा के सी। ओके, अब दूसरा केस बताते हैं। इफ अगर मैंने कहा केपी इज ग्रेटर देन ग्रेटर तो इसका मतलब होता है डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है ज्यादा है, अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 है तो याद रखिएगा तो वहां पे हमारी केपी की वैल्यू जो केपी की वैल्यू होता है वो ज्यादा हो जाएगा और केसी की वैल्यू। अगर कहा मैंने इफ डेल्टा एन इज लेस देन 0, अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन क्या है 0, निगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो याद रखना केपी इज लेस देन केसी, तो वहां केसी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा थे 3 कंडीशंस जो रिलेटेड थे हमारे इसके। और अब इससे रिलेटेड मैं एक लास्ट टॉपिक से बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे हम इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, इस पे बात करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो यूनिट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल यूनिट से बात करें तो कभी भी याद रखें ना Kc इक्वल टू होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन m के पावर होता है डेल्टा n। और आपको ही पता है डेल्टा n की वैल्यू अगर 0 होगा तो उसमें नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखना। यूनिट हमारा कब होगा जब हमारा डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0 हो या डेल्टा n इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका मतलब कि पॉजिटिव में वैल्यू होगा, तो इसका मतलब कि इसमें जो पावर है या इसी को हम लोग लिख सकते हैं Kc इक्वल टू m क्या है मोल पर लीटर के पावर डेल्टा n भी कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है, जो हमारा यूनिट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट पे ही बात करता है, वही मतलब एनपी माइनस एन आर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये याद रखिएगा। तो यही माइंड पे फोकस करेगा। लेकिन गैसियस में जब फिर मैं बार बार कर रहा हूँ गैसियस स्टेट में होना चाहिए तभी इसकी वैल्यू काउंटेबल है। ओके, तो ये माइंड में आप रखे रहे, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो यूनिट लेस है कि यूनिट नेस है। ओके, तो एवरीथिंग इज ओके। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल के लिए हम आपको व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।